लोगों को धोखा क्यों दे रहा है कि जब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आएगा पहले कैबिनेट में हम देंगे। वो उसको पता है बीजेपी का डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर आना नहीं, उनको उसके लिए इस वक्त भी खोज चल रही है कि कहाँ से हम उधार लेंगे, कहाँ से हम मतलब मैनेज करके लाएंगे, कोई किसी का चेहरा उधार लेंगे और किसी तरह से मिली जुली बने। मुझे उधार करने का कुछ पूरा चल रहा है, पूरा ये जितना वो उस उदारीकरण पर खर्च कर रहे हैं उतना ही अगर ये इन डेलीवेज कैजुअल लेबर्स पर खर्च करें ये लाखों परिवार आबाद हो जाए। अगर राणा साहब इतने ही मतलब पाप नहीं लेना चाहता है दूसरे लोगों की तरह, तो अगर उसकी चलती है, अगर उसका वाकई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के लिए चलता है तो उसको एक इशारा करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 5 मिनट में ये डेलीवेज कैजुअल जो भी है, आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर है, पंच है, सरपंच है, बीडीसी है, नंबरदार है, चौकीदार है, इन सब के मामले वो 5 मिनट में साफ कर सकता है, हल कर सकता है। कर क्यों नहीं रहा? ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर उनके हैं। आज मनोज सिन्हा जी उनके चौथे चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर में। पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, JNK पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार। गुलाम अहमद मीर साहब हमारे साथ। मीर साहब, महंगाई के ऊपर लगातार जो आपने फर्स्ट फेज़ में काफ़ी सारे प्रदर्शन किए, क्या लग रहा है कि जम्मू वासियों को भी लग रहा है कि वो ठगे गए हैं इतने सालों में और अब नौकरियों के नाम पर सिर्फ वादे ही किए गए हैं? बिल्कुल, जो हमारे पास उससे पहले भी ये मूवमेंट शुरू करने से पहले भी जो हमारी सर्वे भी थी और इनपुट्स भी थे वो यही थी कि बड़ी सियासत तो चलती रहेगी, बड़े बड़े इश्यूज़, मगर जो ज़मीनी सतह का इशू है कि जो इस वक्त महंगाई की मार है और ख़ास कर ये जम्मू वाले मतलब बहुत परेशान थे कि हमने वोट भी दिया भाजपा को, हमने MLA सीटें भी दी, हमने MP सीटें भी दी, हमने सरकार भी बनाई इनकी, और उसके बावजूद टोल भी हमारे ऊपर, टैक्स भी हमारे ऊपर, रोड टैक्स भी हमारे ऊपर, ट्रांसपोर्ट टैक्स भी हमारे ऊपर, डीजल पेट्रोल गैस का भी टैक्स हमारे ऊपर, पानी पर भी अब टैक्स लग रहा है, बिजली पर भी टैक्स लग रहा है। जो हमारी ये जो रेत और बाजरी वाला मामला था जो बिल्डिंग मटेरियल के काम आता था उस पर आसमान छूने वाली रेटें हो गई। तो इस तरह से चारों तरफ टैक्सेस का टेरर जैसा माहौल इस भाजपा सरकार ने इस रियासत में पैदा किया। तो उसी को लेकर चूँकि लोग दबे कुचले महसूस कर रहे थे, हमारी आवाज़ कोई नहीं बन रहा है, भाजपा तो सरकार में है वो बोलेगी नहीं, दूसरी पार्टियां शायद बड़ी बड़ी सियासत में बड़ी बड़ी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस बुनियादी बनी भी है, इसका वजूद भी बना है कि हम गरीब लोगों की आवाज़ बने, गरीब लोगों की सहायता करें, और उसी नाते हमने एक 45 दिन का प्रोग्राम लिया है कि हम जगह जगह जाकर लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। आगे सरकार फिर उस पर क्या फ़ैसला लेती है वो उनका काम है, मगर ये दिखना चाहिए कि इस बुरे समय पर इस महंगाई के सामने फेस करते करते अगर हमारे साथ कोई साथ दिया तो कांग्रेस पार्टी ने। हमने प्रोटेस्ट्स भी किए, हमने धक्के भी खाए, आपने देखा होगा हमने डंडे भी खाए, हमको जेल भरो भी सरकार ने करवा दिया, मगर जितना जितना हमारे सामने इन्होंने अड़चनें खड़ा कर दी उतना ही ये मोमेंटम अल्टीमेटली बढ़ता गया और एक पहला फेज़ परसों हमने क्लोज़ किया। आने वाले दिनों में ये कंटिन्यू रहेगा ये सिलसिला, लोगों के मुश्किलात को, लोगों के परेशानियों को हम अलग अलग तरीके से उठाएंगे। अप्रैल से ही हम दूसरा एक फेज़ शुरू कर रहे हैं, एक दूसरे तरीके से कीपिंग इन व्यू द कोविड सिचुएशन, किस करवट आगे ये चलता है, क्योंकि ये सरकार अपने प्रोग्राम, ये पार्टी अपने प्रोग्राम तो हज़ारों की तादाद में करती हैं जहां इनको ज़रूरत होता है, मगर कांग्रेस पार्टी के 500,000 लोगों को भी जमा करने में इनको दिक्कत होती है।
वी विल टेक केयर ऑफ दैट, बट हम कंटिन्यू करेंगे एज फेज 2 कल इस आवाज़। आप लोग ने कार्यक्रम में बैठे हुए थे, आपके साथ बीजेपी के प्रधान भी बैठे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी यहाँ के जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है वो बैठे थे। वहाँ पर ये बात चल रही थी कि इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर के लिए जो है बात उठानी पड़ेगी। आपको लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से हट के थोड़ा सा इकट्ठे कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है? जो जम्मू डिक्लेरेशन की राणा साहब भी बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हम ज़रूरत है? फिलहाल किसी डिक्लेरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि मैंने कल वहाँ भी कहा कि जो देश के हुक्मरान हैं, आज भी या पहले भी थे, तो पहले वालों ने शायद किसी हद तक इस खित्ते को उस नज़र से देखा था, और जो आज हुक्मरान है उनको शायद अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। वो इसको हरियाणा पंजाब समझ रहे हैं, वो इसको दिल्ली और उत्तर प्रदेश बिहार समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर खित्ता चारों तरफ से दूसरे कंट्रीज़ के, दूसरे पड़ोसियों के बार्डरों से घिरी हुई है। 98% इस रियासत का जो पेरिफरी है वो हमारे दूसरे मुल्कों के साथ में है। ऐसा शायद जोग्राफिया और देश में किसी रियासत को नहीं। तो उसका क्या है कि जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है, फॉरेन पॉलिसी है, उसके जो नेगेटिव इम्प्लिकेशंस, कई बार हम पड़ोसियों से दोस्ती करते हैं तो उसके अच्छे खुशबू भी आते हैं। जब पड़ोसियों के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं होते तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे लोगों को भुगतने पड़ते हैं। इमीडिएट बॉर्डर पर हम लोग हैं, तो उन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए ऐसे लोगों को जिनको इकोनॉमिकली नुकसान होता है, जिनको एजुकेशनली नुकसान होता है, जिनको पढ़ाई में नुकसान होता है, जिनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचती है, जिनको एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, हॉर्टिकल्चर नहीं हो पाता है, इन सारी इम्प्लिकेशंस को मुल्क के प्रधानमंत्री को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से देखना चाहिए। ये बिना तनख्वाह के जम्मू कश्मीर वाले लोग बिना तनख्वाह के बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स के बराबर देश का डिफेंस करते हैं, तो उनको उस इक्वलेंट इनको देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई स्टेटस ये वो जिसकी चर्चाएं लाते हैं, मगर एक स्टेट्समैन चीफ प्राइम मिनिस्टर हो, उसको फ़र्क तो देखना पड़ेगा। जैसे इंदिरा जी, उनका नज़रिया था नॉर्थ ईस्ट हो, ये जो बॉर्डरों पर रहने वाले, चाइना बॉर्डर पर हो या इधर जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, उनको एक अलग नज़रिए से वो देखते थे, एक पॉलिसी ही उनके लिए अलग बनती थी। तो उस तरह से जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को, वो किस कलर, किस कॉस्ट, किस लैंग्वेज के हैं, मगर है तो हमारे देश के लोग। एक मेरा छोटा सा सवाल है, इन प्रोटेस्टों के बीच में आपने महंगाई की बात की, तो लोगों के जो बेरोज़गार हैं उनकी भी बात की। इसी में ना डेली वेजर्स हैं, और जो भाजपा है बार बार कह रही है कि पुरानी सरकारों ने उनके पाप की गले में पाप की घंटी बांध दी। मतलब आपकी भी सरकार होगी, बाकी सरकारें, आपने जो है उनके गले में पाप की घंटी बांधी है। जो डेली वेजर लगाए थे, पता नहीं कैसे लगा दिए, लेकिन वो अब उनका काम करे, लेकिन उनको पहले चीफ मिनिस्टर बनाओ। क्या चीफ मिनिस्टर बन के ही हो सकता है? ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर उनके हैं। आज मनोज सिन्हा जी उनके चौथे चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर में। जब सरकार टूटी, इन्हीं की इलेक्टेड, इन्हीं की एक थाली पर खाने वाली सरकार जब तोड़ी उन्होंने, पहला चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली कंट्रोल बाय दिल्ली NN वोरा। उसके बाद वो गए तो सतपाल मलिक साहब गए तो GC मर्मू साहब गए तो मनोज सिन्हा साहब। विदाउट एनी असेंबली, विदाउट एनी कैबिनेट, अपने ऑफिसर्स वो भी दिल्ली के भेजे हुए, LG साहब वो भी वहीं से डिप्यूटेड है, और प्योरली इशारे पर होम मिनिस्ट्री के दिल्ली गवर्नमेंट के। अगर राणा साहब इतने ही मतलब पाप नहीं लेना चाहता है दूसरे लोगों की तरह, तो अगर उसकी चलती है, अगर उसका वाकई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के लिए चलता है, तो उसको एक इशारा करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, 5 मिनट में ये डेलीवेज कैजुअल जो भी है, आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर है, पंच है, सरपंच है, BDC है, नंबरदार है, चौकीदार है, इन सब के मामले वो 5 मिनट में साफ कर सकता है, हल कर सकता है। कर क्यों नहीं रहा है? लोगों को धोखा क्यों दे रहा है कि जब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आएगा पहले कैबिनेट में हम देंगे? वो उसको पता है बीजेपी का डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर आना नहीं। उनको उसके लिए इस वक्त भी खोज चल रही है कि कहाँ से हम उधार लेंगे, कहाँ से हम मतलब मैनेज करके लाएंगे, कोई किसी का चेहरा उधार लेंगे और किसी तरह से मिली जुली बनाए। चल रहा है ये उधार करने का कुछ? पूरा चल रहा है, पूरा ये जितना वो उस उदारीकरण पर खर्च कर